ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपके माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से ठाकुरद्वारा की आवाज़ ऊपर तक जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। शौचालय का तो नाम आ गया, लेकिन कोई भी विकास नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपने घर का विकास किया। पहले 2 कमरे में रहते थे, आज आलीशान बंगला बनाया हुआ है, तो उन्होंने अपना विकास किया, जनता का कोई विकास नहीं किया। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए, यानी जो ऐसा बात करता है कि यहाँ की जो आम जनता है यानी जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। तो आज इसी कड़ी में हम यहाँ मौजूद है ठाकुरद्वारा विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी वसीम अहमद जी। तो वसीम जी, सबसे पहले आईपा के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप बताइए कि आप कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं और कांग्रेस जो है सदियों से काफ़ी ज़्यादा बड़ी पार्टी है देश की, तो क्या कारण है कि ये सबसे बड़ी पार्टी होते हुए आज इतनी पीछे है? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने 2 शब्द रखने का मौका दिया। दरअसल में पार्टी का जो संगठन था वो कमज़ोर हो गया। अब जब से हमारी प्रियंका गांधी दीदी जी ने जब से कमान संभाली है, जब से कांग्रेस में मेरे हिसाब से जान पड़नी शुरू हुई है। हम 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, 7 महीने से संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और आज इसकी देन ये है कि आज हम पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस फिर दोबारा से ऐसा लग रहा है कि फिर जाग गई है। जी, जैसे कि देख रहे हैं कि अभी आपने काफ़ी कहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सभी पार्टियों ने अपना अपना सीएम की दावेदारी कर दी है। लेकिन क्या सीएम अगली बार कौन होंगे यूपी में? प्रियंका गांधी होंगे या फिर कौन होंगे इस पर? अभी इस बारे में अभी प्रियंका दीदी ने कल कहा था कि हो सकता है ब्राह्मण में से किसी को सीएम बनाया जाए। वैसे अभी क्लियर नहीं करा, वो तो उनका आखिरी उन्हीं का वो रहेगा किसको सीएम बनाते हैं। पहले तो हमें सबसे पहले अपना सीटें निकालने का है, उत्तर प्रदेश में हमारी कांग्रेस के पैर मजबूत करने का है, अपने संगठन को मजबूत करने का है। उसके बाद में देखेंगे सीएम कौन बनेगा। अगर रोज़गार की बात करें तो इस काल में कितना रोज़गार मिला है लोगों को, या फिर कांग्रेस की बात करें तो उसमें कितना रोज़गार मिला है लोगों को? अभी मेरे हिसाब से कोई रोज़गार नहीं मिला है। अभी कांग्रेस पार्टी, खासकर प्रियंका दीदी ने जो प्रतिज्ञा लेके अपने क्षेत्र में आई हैं, उससे सारी पार्टियों में हंगामा इकट्ठा हुआ है। एक तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो किसान का 100% कर्जा माफ़ किया जाएगा। दूसरा मुद्दा ये है कि जो बिजली का बिल है, गांव में मीटर लग गया, बिल आ गया, तो उसका जो एक वो दिया है कि उसका आधा बिल माफ़ कर दिया जाएगा। तीसरा मुद्दा ये है कि जो किसान मजदूर, किसान जो खेती कर रहा है, जो कि उसका जो मूल्य है सरकारी, वो उसको नहीं मिल पा रहा। आज अगर एनपीके का खाद का मूल्य देखोगे तो 1 कट्टे की कीमत 1600 रुपये है। अब धान जो उग के आ रहा है उसकी कीमत वैसे तो 1950 रुपये है सरकारी रेट, लेकिन जो बिचौलिया बीच में पैदा हो गए, जो बिचौलिया हैं, जो उसका घर से अनाज उठता, वो 1100-1200 रुपये को बिका। तो किसान का जो दाम है जो उसने खेती में लगाया वो उसको वापस नहीं मिल पा रहा। जी, अभी सभी पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक है और क्यों? लोकतांत्रिक पार्टी सब पार्टियों ने मजहब और हिंदू और मुस्लिम के बीच में कर रखा है। एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला नारा है। उन्होंने किसी जाति या बिरादरी या किसी के उसमें पार्टी में अपना वो नहीं करा, उन्होंने सभी धर्मों को एक साथ लेकर चला है। ये देखा होगा 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें भी जो कांग्रेस के नेता थे वही आगे थे। आज जो गद्दी पे बैठे हैं, तो वो किसको लेकर चल रहे हैं? वो उसको लेकर चल रहे हैं कि जो कि पहले अंग्रेज़ों से जो मिला हुए थे, अंग्रेज़ों से जो टाई अप कर रखा था, आज उसकी नीति पर चल रहे हैं। महात्मा गांधी की नीति पे नहीं चल रहे, राम गोडसे की नीति पे चल रहे हैं। इसीलिए जो देश जो है आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की ज़्यादा भावना, विकास की कोई भावना नहीं है। ये आम आदमी भी भूल चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में इतना ठूस के इतना भर दिया गया है कि उसको विकास की बजाय वो ये सोचने को मजबूर है कि मैं हिंदू या मुसलमान हूँ। तो आज जो राजनीति हो रही है वो हिंदू मुसलमान की तरफ हो रही है। आज देख लो, आज जो ये सरकार कहती है कि हमने देश में बहुत कुछ किया है, अरे 70 साल में अस्पताल वो कांग्रेस ने बनवाए,
रेल वो कांग्रेस ने बनवाई, एयर इंडिया कांग्रेस ने बनवाई, ये सारी जितनी भी कांग्रेस की तो देन है। अभी ये लेकिन सर आपको रोकेंगे यहाँ पे और कहेंगे अभी भाजपा सरकार में भी तो एम्स बनी है ना फिर? नहीं, कहाँ बना है? हमारे हिसाब से तो कोई बना नहीं है। जो बिल्कुल बनी है सर। कौन सा बना बताइए? बिल्कुल बनी है, मेरठ हाईवे पे नहीं बनी है एम्स। नहीं, सारा प्रोजेक्ट जितना सब उसी का कांग्रेस का। भी ये सिर्फ ये जो है बस हिंदू मुस्लिम का नारा इन्होंने आगे किया है, इसके अलावा हमारे हिसाब से कुछ नहीं किया। अच्छा, आप एक बात बताइए कि अगर आप सरकार में आते हैं तो आपके कौन से विकास मॉडल रहेंगे खास करके इस विधानसभा को विकसित करने के लिए? ठाकुर द्वारा विधानसभा में बहुत पीछे है। यहाँ का शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर लेवी चल भी रही है तो उस पर अनाज बिचौलिया का कब्जा है, या सड़कें हैं, सड़कें 0/0 है। जिस किसी ने अभी हमारे सभा के विधायक रहे हैं, 7.5 साल हो गए, वो अगर उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने किसका विकास किया, अभी डिबेट में भी बात चल रही थी, शौचालय का तो नाम आ गया, लेकिन कोई भी विकास नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपने घर का विकास किया। पहले 2 कमरे में रहते थे, आज आलीशान बंगला बनाया हुआ है, तो उन्होंने अपना विकास किया, जनता का कोई विकास नहीं किया। इस बार जो बारिश हुई बेमौसम, उसमें किसान की सारी फसल मारी गई, किसी को फसल का मुआवजा नहीं मिला, किसी को जो कृषि बिल था उस पर कोई सहयोग नहीं है। अगर आपने देखा होगा अभी जो 11 महीने किसान जो हैं धरने पे दिल्ली को घेरे हुए बैठे रहे, तो उसमें भी कांग्रेस ही आगे आई। कांग्रेस ने आज बीजेपी की हालत ख़राब करी, तब उन्होंने उनका जो कृषि कानून बिल था किसान के लिए वो वापस लिया। तो ये जो मजबूरी भारतीय जनता पार्टी का अगर सामना करा तो वो कांग्रेस ने किया। लेकिन सत्ता पक्ष कहती है कि हर बार राहुल गांधी पर आरोप आते हैं कि वो हमेशा राजनीति करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जब कोरोना आया था तो कोरोना से आने से पहले 3 महीने पहले ये कर दिया था कि पूरे हिंदुस्तान की बाहर से जो फ़्लाइट आती है वो ना आए, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया था कि कोरोना हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, बाहर से अगर फ़्लाइट आएगी तो वहाँ से आदमी आएंगे तो कोरोना फैलेगा। बीजेपी ने उसी को वो किया, उसी को वो बनाने के बाद में कोई फ़्लाइट नहीं रुकी। देखा आपने, चीन से भी फ़्लाइट मंगा ली, हर जगह से फ़्लाइट उनकी यहाँ पे आ गई, उसी की वजह रही कि कोरोना फैलना शुरू किया। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ खास करके इस विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था कितना विकसित हो पाया है अभी तक? यहाँ पे शिक्षा के मामले में 0 है। यहाँ पे अभी जो ठाकुर द्वारा के अंदर सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है यहाँ का स्टेनो। हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी आप देखोगे तो ठाकुर द्वारा का स्टेनो में क्लर्क में नौकरी मिलती है। यहाँ पे कोई भी स्टेनो के लिए कोई भी ऐसा हॉस्टल नहीं है कि जो बाहर के, कम से कम आज भी ठाकुर द्वारा के अंदर 1 से 1.5 लाख आदमी यहाँ पर रहता है। स्टूडेंट भी रहता है, गर्ल्स भी रहती है, कोई कहीं किराए पे रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, लेकिन उनकी व्यवस्था रहने की नहीं है। अगर मौका मिलता है तो हम सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देंगे। अच्छा वसीम जी, अंत में मेरा एक सवाल है आईपा की तरफ से, जिसके संगठन से हम आपसे बात कर रहे हैं। ये जाके आप जैसे राजनेता हो गए या फिर शिक्षक हो गए, वकील हो गए, अच्छे से अच्छे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपके माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से ठाकुर द्वारा की आवाज़ ऊपर तक जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं यहाँ के यानी ठाकुर द्वारा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी वसीम अहमद जी, जिन्होंने काफ़ी अपने बेबाकी अंदाज में यहाँ के रोज़गार, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पे अपने विचार रखे। शिक्षा का आधार बताया कि इन्होंने कैसे शिक्षा पिछड़ चुकी है, अभी उन मुद्दों पर इन्होंने बात की। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।